हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो साद, हेलो अक्षय। क्या मैं ठीक से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? 3 लोग देख रहे हैं, सब लोग लाइव चैट में हाय डालो। 4 लोग देख रहे हैं, सब लोग लाइव चैट में हाय डालो। क्या मैं ठीक से दिख रहा हूं? फटाफट मुझे बता दो प्लीज। और सुनाई भी दे रहा हूं क्या ठीक से? सही है। ओके 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 ओके। सो दोस्तों, यस 243 पे पहुंच गए हम। आप सोच रहे होंगे अभी तक मैंने थैंक यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि जिस स्पीड से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा था कि आज ही 250 पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं रुका हुआ था कि कभी आप लोग 250 पे पहुंचेंगे। बार बार थोड़ी ना थैंक यू बोलूंगा। ओके। ठीक है, तो उसके लिए रुका था मैं। और चलो, सब लोग आ गए क्या? यस, सादर अक्षय, हेलो मिष्टी। एंड अच्छा, मैं बोल ही देता हूँ अभी। थैंक्स से एक ही दिन में 45 सब्सक्राइबर्स बढ़े, 45। तो इसीलिए हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। हेलो प्रांजल। इसलिए यहाँ पे पहुंच पाए हैं आज, और आई होप आप लोग आगे भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना। तो देखिए, आज जो हम चीज पढ़ने वाले हैं, वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। ओके, और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो पहली चीज हम पढ़ेंगे वो है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी को हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे उसके अंदर हमें सब पॉइंट देखने को मिलते हैं। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, फिर प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज है, लॉज रिलेटिंग टू विमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन। ये सारी चीजें हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। और सबसे पहली बात, हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी का। तो देखिए क्या है, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेन कुछ एम्स रहते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, टारगेट रहते हैं कुछ, कि उसको क्या करना रहता है। तो उसमें से ही एक टारगेट है सोशल जस्टिस, कि लोगों को सही से न्याय मिल पाए, और दूसरा है इक्वालिटी, मतलब सभी लोग एक समान है। ठीक है, ये दोनों उसके और भी 2 गोल्स हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द गाइडलाइंस टू एस्टैब्लिश अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन दीज 2 वैल्यूज। मतलब हमारी जो सोसाइटी थी पुरानी, मतलब ब्रिटिशर्स के जमाने में, तब पहले क्या होता था, सोशल जस्टिस नहीं थी, कोई न्यायिक व्यवस्था ठीक से नहीं थी। मतलब जो कोर्ट तो बने हुए थे, कोर्ट जरूर थे, लेकिन वहां पे न्याय ठीक से मिलता नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहते थे। लेकिन आज जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब गवर्नमेंट की कंट्रोल में नहीं होती है जुडिशरी। ठीक है, और सभी लोग इक्वल है, कोई निचली जाति का ऊपर की जाति का नहीं माना जाता है। ठीक है, वी आर फॉलोइंग द पाथ लेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ हमें चीजें ऐसी बताई जो हमें करनी है, जिससे कि हम इस गोल को। तो देखिए, सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है, कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो उस कंडीशन को हटाना समाज में से। ठीक है, और सभी लोग एक समान रहे, सब लोगों की डिग्निटी मतलब सब लोगों को उतनी ही रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, सेम टू सेम रिस्पेक्ट मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम किसी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना दो, किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दो, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं सोशल जस्टिस। The principles of justice and equality aim at ending discrimination in social status such as superior or inferior on the basis of caste, religion, language and gender, place of birth, race, property and giving equality of opportunity for development to every individual। इसका क्या मतलब हुआ? The principles of justice and equality। ठीक है, मतलब ये जो सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी है, इसका क्या मतलब, इसका गोल क्या है, हमें ऐसा क्यों करना है, जिससे कि हम डिस्क्रिमिनेशन को हटा सके, भेदभाव को हटा सके। सोशल स्टेटस के अंदर जो भेदभाव होता है, सोशल स्टेटस मतलब जो किसी को तुम बहुत ही सुपीरियर मान रहे हो, ऊंचा मान रहे हो, किसी को नीचा मान रहे हो, इंफीरियर मान रहे हो। ठीक है, किसके बेसिस पर? कास्ट के बेसिस पर, उसकी जाति के बेसिस पर, उसकी रिलीजन धर्म के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, वो कौन सी भाषा बोलता है उसके बेसिस पर, उसके हिसाब से फिर उसके आगे आपको पता है ये सारे क्राइटेरिया किसके हिसाब से होता है ये सब। तो देखिए क्या है, हर एक व्यक्ति की
इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए, इक्वल उसको सारी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जॉब में अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो कहीं भी कोई भी नौकरी में अपॉर्चुनिटी हो या फिर एजुकेशनल सिस्टम में अपॉर्चुनिटी हो, हर जगह उसे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमने यहाँ पे सोशल जस्टिस और इक्वालिटी कायम करने का सोचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब देखिए, टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, अरे यार इधर है, टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी एफर्ट्स आर टू बी मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के हर एक लेवल पे सभी को, लोगों से लेकर गवर्नमेंट को लेकर सभी लोगों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। जैसे कि द गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पोर्टेंट, मतलब गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट जो अपने कानून बनाती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस मामले में। फॉर एग्जाम्पल, अब सोशल जस्टिस के लिए यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह के लिए कानून कौन बनाएगा? गवर्नमेंट ही तो बनाएगी, क्योंकि लोगों में तो इतनी ज्यादा समझ नहीं होती कि किसको सोशल जस्टिस कैसे देनी है। तो एट लास्ट गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉज बना के रखे, फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनटू द मेन स्ट्रीम। अब देखिए, डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी होती है कि सभी लोग एक साथ मिलकर ही डेमोक्रेसी को चला सकते हैं। सिर्फ डेमोक्रेसी के कुछ पार्ट अगर लोग हैं कि उनके पास ही पावर है, तो ऐसा नहीं चलेगा। सभी लोग इक्वल होने चाहिए। डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट अ प्रोसेस ऑफ एकोमोडेटिंग मतलब सबको एक साथ लाना, डिफरेंट सेक्शंस इन द सोसाइटी। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि सभी लोगों को एक साथ एक ही मेन स्ट्रीम में लाकर सब लोगों का उसके अंदर योग्य क्या कहते हैं, उन सभी का एक डेमोक्रेसी के अंदर अपना अपना एक योगदान होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए डेमोक्रेसी नहीं होती, सभी लोगों के लिए होती है। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाओं के लोगों के बीच में अगर कोई मतभेद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनके बीच में क्या कहते हैं, लड़ाई होती है, तो उस सबको रोकने में डेमोक्रेसी मदद करती है। और ये सब इंडिया में, इसके लिए हमने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं इस डायरेक्शन में, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। हेलो दालिया, समझ में आया? अरे लैग नहीं हो रहा ना? लैग तो नहीं हो रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। बाकी लोग, अरे मुझे सभी लोगों का रिस्पांस चाहिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। बाकी सब लोग तो बताइए, सिर्फ साथ ही है क्या? 3 लोग देख रहे हैं मेरे डेटा के हिसाब से। ओके ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अक्षय भी देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज तो हमें देखनी है, वो है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो हमारे गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई है बैकवर्ड क्लासेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उसमें से जो पहली पॉलिसी है वो है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। मतलब जो सीट्स होती है, सीटें, हर एक चीज में जो सीटें होती है, कुछ सीटें रिजर्व्ड होती है फॉर सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। लेकिन पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स is meant for those sections of society who have been deprived of the opportunities for education and employment for a long period of time। तो देखिए, सीट्स को कब हम रिजर्व कर सकते हैं? मतलब सीट जो है वो किसके लिए रिजर्व होती है? कुछ ऐसी सोसाइटी के कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनको बहुत पिछले कई सालों से, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले कई सालों से उन लोगों को एजुकेशन में, मतलब शिक्षा में, और एम्प्लॉयमेंट में, मतलब जॉब्स वाले सेक्टर में सेम टू सेम अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, तब भेदभाव किया जाता था।
इसलिए पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, ठीक है। अकॉर्डिंगली इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन गवर्नमेंट सर्विसेज सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये जो ऐसी कास्ट है, ऐसी ट्राइब्स है जिनको पहले ये सब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला करती थी, उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मतलब जो सरकारी स्कूल होते हैं और जो सरकारी जो काम होते हैं, ठीक है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस वगैरह आपको पता ही होगा, पुलिस सर्विस, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह, ये सारी चीजों में उनके लिए एक फिक्स्ड रिजर्व जगह रखी जाती है। किनके लिए? एससी एसटी, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। There is also provision of reservation of seats for other backward classes, कुछ और भी अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है, ठीक है, उनके लिए भी सीट्स को रिजर्व रखा जाता है, जिसे हम ओबीसी कहते हैं, राइट। तो एससी एसटी ओबीसी इनके लिए देयर इज अ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर में हो या चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में हो, ठीक है। फिर सेकंड जो चीज हमें देखनी है वो है शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। अच्छा, पहली चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये डिक्शनरी, कितने लोगों के पास एक अच्छी डिक्शनरी है? ऐसे वैसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, ऑक्सफोर्ड की। हाँ, कितने लोगों के पास ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है? किसी भी और कंपनी की नहीं पूछ रहा हूं मैं, ऑक्सफोर्ड की। बताओ बताओ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कितने लोगों के पास है? और साइज भी बताओ। आई हैव, ओके, साद हैज, ठीक है। और साइज भी बताओ, क्या आपके पास पॉकेट डिक्शनरी है या ये मीडियम साइज की है या बड़ी वाली है? हाँ, मैं पूछ रहा हूं सिर्फ, आप बताओ तो सही, उसका कारण बताऊंगा। मीडियम साइज, ओके। अक्षय, व्हाट अबाउट यू? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है क्या? कितने लोगों के पास है? बताओ बताओ, इंपॉर्टेंट है इसीलिए पूछ रहा हूं मैं, कोई आपको भी पता है टाइम पास करने तो आया नहीं हूं यहाँ पे। कितने लोगों के पास ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है और कौन से साइज की है? आई डोंट हैव। अच्छा, और कौन देख रहा है? वही है क्या? नहीं है। अक्षय, इफ यू डोंट हैव ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यू शुड बाय वन। पहली चीज तो क्या है, देखो मैं यहाँ पे किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सभी लोगों को सूचना, ठीक है। तो देखिए क्या है, जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है, पहली चीज तो इसका इंग्लिश का लेवल अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास कोई छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी होती है, हाँ, नहीं है तो खरीद लो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मुझे पता है, इसके बाद खरीद लेना, क्योंकि क्या होता है, हिस्ट्री पढ़ते समय आपके पास डिक्शनरी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हिस्ट्री फिर आधी चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है। और वो डिक्शनरी भी आप नवनीत वगैरह की लेने जाओगे तो उसके अंदर आधे शब्द आपको दिखेंगे ही नहीं। तो इसलिए बेस्ट चीज ये है कि ऑक्सफोर्ड की मीडियम साइज की लेना, छोटी मत लेना, मीडियम लेना। और ये क्या इसी साल के लिए क्या पूरी जिंदगी भर काम आएगी आपको, राइट। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जिन लोगों के पास नहीं है वो ऐसी मीडियम साइज की, नहीं तो बड़ी लेंगे तो बड़ी ले लो, आपकी चॉइस है। लेकिन छोटी पॉकेट डिक्शनरी पे अपना पैसा खर्च मत करना फालतू में, कोई फायदा नहीं है उसका, उसके अंदर आधे शब्द तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर डिक्शनरी खरीद रहे हो तो ऑक्सफोर्ड की खरीदो और मीडियम साइज की खरीदो, सारे शब्द मिल जाते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री की स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये इसीलिए मैंने बोला, ये मैंने अभी टॉपिक इसीलिए निकाला क्योंकि एट्रोसिटीज का मीनिंग बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो मुझे याद आया कि डिक्शनरी रखी है मेरे सामने। तो देखिए, एट्रोसिटीज का मतलब होता है कि अगर किसी के ऊपर कोई बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, ठीक है, उसे हम एट्रोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मारपीट करना या बहुत ज्यादा गालियां देना, उसे हम एट्रोसिटी कह सकते हैं।
तो पहले क्या होता था, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब जो पहले पिछड़ी जाति के लोग होते थे, जो उच्च जाति के लोग थे, वो उनको मारपीट भी किया करते थे, उनसे भेदभाव किया करते थे, उनको गालियां दिया करते थे। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया था, जिसे हम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट भी कह सकते हैं। This is an important act for establishing social justice and equality. This act prevents any injustice against the people belonging to scheduled caste or scheduled tribe, and any act of atrocity committed against them is liable for punishment. अगर कोई भी तरीके का अन्याय किया जाए या कोई भी तरीके की एट्रोसिटी की जाए, मतलब बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर जुल्म उठाया जाए, तो फिर वो जिसने ये किया है उसको जेल तक हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, अब और भी कई माइनॉरिटीज होती है, भले वो शेड्यूल्ड कास्ट ना हो, शेड्यूल्ड ट्राइब ना हो, लेकिन कुछ माइनॉरिटीज भी होती है। ठीक है, तो देखिए क्या है माइनॉरिटीज, मतलब जो कम संख्या है, अल्पसंख्यक जिसे हम कहते हैं। The Indian Constitution has made several provisions for the protection of minorities. The government has adopted several policies for minorities to provide them the opportunities for education and employment. यहाँ भी वही चीज है कि तुम्हें एजुकेट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए और जॉब देने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे जिम्मेदारी ली हुई है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड रीजन, ये तो पता ही है हमें। दिस is a comprehensive provision for minorities which fundamentally protects their right to equality, freedom, right against exploitation and cultural and educational rights। देखिए ये जो प्रोविजंस है, ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए जो प्रोविजन बनाए गए हैं, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसके अंदर बहुत डिटेल में सब कुछ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि क्या क्या करना चाहिए और इसे क्या क्या प्रोटेक्ट किया जाता है। इनका पहली चीज तो राइट टू इक्वालिटी, वो सब सभी के साथ इक्वल है, दे आर नॉट ए डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसा। फिर द फ्रीडम, उनकी इंडिपेंडेंस को भी यहाँ पे सिक्योर किया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उन पे कोई भी अत्याचार नहीं कर सकता, कोई भी उनके ऊपर एट्रोसिटीज नहीं की जा सकती। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब उनका जो कल्चर है उस कल्चर को उन्हें प्रिजर्व करने के लिए राइट मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजों को इस प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज के अंदर अच्छे से डिटेल में बताया गया है। ठीक है, ये हो गए प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। अब आते हैं लॉज रिलेटिंग टू विमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन। अब ये सब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। पहले लॉज रिलेटेड टू विमेन देख लेते हैं। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एफर्ट्स वर मेड फॉर एम्पावरिंग विमेन। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद औरतों को और भी एम्पावर करने के लिए और भी स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से। टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन, सेवरल पॉलिसीज हैव बीन अडॉप्टेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू रिमूव इलिटरेसी अमंग विमेन एंड टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। तो पहली चीज तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे कई सारे आपने नारे तो सुने ही होंगे जो गवर्नमेंट बीच बीच में लॉज लाती है, कानून लाती है और बीच बीच में कैंपेन शुरू करती है। ठीक है, जिससे कि आज भी गांव में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, जहाँ पे लड़कियों को घर पे ही बिठा दिया जाता है। ये सारी चीजों को रोकने के लिए उनकी भी समाज डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये सब के लिए हम बहुत सारे ऐसे लॉज वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है, जिससे कि कोई उन्हें रोक ना सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल harassment, domestic violence prohibition act are some important provisions which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development। मतलब अगर औरतों के खिलाफ कोई भी जुल्म उठाएगा या फिर जो क्या कहते हैं, क्या औरतों की डेवलपमेंट को कोई रोकना चाहेगा, या फिर आपने जो पहला देखा इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, मतलब अगर तुम्हारे बाप दादाओं की जायदाद तुम्हें मिलती है नेक्स्ट जनरेशन को, तो उसका बंटवारा एक जैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है, इतने सारे एक्ट, इतने सारे कानून पास करके रखे गवर्नमेंट ने, जिससे कि अगर कोई भी औरत आके कहती है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ विमेन। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम औरत को घर पे दबा के रखोगे, बिठा के रखोगे कि तुम कहीं नहीं जा सकती हो और तुम घर पे ही रहकर घर के काम करोगी, ये सब नहीं चलेगा। इसके लिए ये सब कानून बनाए गए हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया ना? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो।
व्हाट इज मेंट बाय रेस? रेस मतलब, अरे रेस मतलब आजकल तो ब्लैक लाइव्स मैटर सुना ही होगा ना, अमेरिका में जो चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर। तो रेस का मतलब होता है, रेस का मतलब होता है तुम्हारी स्किन कलर के हिसाब से तुम्हें जज करना, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अरे बताओ ना। हेलो, लैग तो नहीं हो रहा है? इट इज वर्स्ट इन अमेरिका। हाँ वही ना, वो रेसिज्म उसे ही कहते हैं ना, कि तुम अगर किसी के स्किन कलर पे बेस्ड उसको अगर आप अलग मानते हो तो हाँ ठीक है, हाँ तो फिर वो उसे हम कहते हैं रेसिज्म, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। अरे बताओ ना, ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है वो है अबाउट द रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इन आवर कंट्री फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग women have inadequate representation in politics and political institutions। मतलब आपको अगर आपने नेता वगैरह देखे होंगे तो फीमेल नेता देखने को तो आपको बहुत ही कम दिखेगा। मतलब आज के जमाने में तो फिर भी दिख जाती है, लेकिन पुराने जमाने की बात करें तो वहां तो आपको कोई फीमेल नेता देखने को ही नहीं मिलेगी, ऐसा लगता है। मतलब अगर हमारी प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें आज तक, तो इंदिरा गांधी को छोड़ के आज तक कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनी, राइट? तो इसीलिए हम कहते हैं कि देयर इज अ वेरी इनएडिक्वेट मींस व्हिच इज नॉट इनफ, ठीक है? इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, जो हमारी विधानसभाएं वगैरह होती है, ठीक है? ये सारी चीजों को हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो वहां पे हमें औरतों को देखना बहुत ही कम औरतें दिखती है वहां पे, है कि नहीं? मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मेड एफर्ट्स टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे अलग अलग कानून पास किए गए, अलग अलग चीजें करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि औरतों का सहभाग बढ़े इस पॉलिटिक्स में। फिर इससे क्या होगा? देखिए इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि जब कानून बनाए जाते हैं, तब कानून बनाते समय उसका औरतों पे क्या असर पड़ता है, या फिर औरतों के लिए क्या कानून बनाने चाहिए, ये सारी चीजें हमें पार्लियामेंट के अंदर ऐसा जज करने आता है। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया एज वेल। और इसी सब्जेक्ट इसी टॉपिक में इंडिया में भी काफी सारे चेंजेस लाए गए, जैसे कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट थे, ठीक है, जो कि 1980s में हुए थे, ठीक है? और तब 33% जो सीट्स होती है, जो भी लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, म्युनिसिपैलिटीज हो, या फिर नगर ये ग्राम पंचायत हो, ये सारी ही लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस में 33% सीट्स, ठीक है, 33% सीट्स को औरतों के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है? दिस परसेंटेज हैज बीन रेज्ड टू 50% इन सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र को अगर हम इंक्लूड करें तो बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र और ऐसे कई सारे और भी स्टेट्स हैं जहां पे इस परसेंटेज को 33% से 50% तक लेकर गए हैं, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं the provisions for women, okay? और क्या है देखिए, a national commission for women has also been established. Similar commissions also exist at the state level, ठीक है? तो क्या कहते हैं, औरतों के लिए एक नेशनल कमीशन भी है, एक
स्टेट कमीशन भी होते हैं हर एक स्टेट की, जैसे कि औरतों के खिलाफ क्या चल रहा है या फिर औरतों की डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों का ख्याल रखा जा सके। द एक्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जो औरतें हैं उनके खिलाफ अगर घरेलू हिंसा होती है, मतलब घर में आपने सुने ही होंगे इतने ऐसे ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं कि उनके घर पे उनके साथ मारपीट होती है, ये सब चीजों को रोकने के लिए ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो सके, राइट। क्योंकि सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना होता है डेमोक्रेसी में, तो औरतें भी साथ आएंगी अगर औरतों के ऊपर कोई फोर्स नहीं डालेगा कि तुम्हें ऐसा ही करना है। दिस एक्ट अंडरलाइन द नीड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम फॉर ऑफ द विमेन। डिग्निटी मतलब उनकी रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम मतलब खुद को क्या करना है, खुद की इच्छा, ठीक है। दिस एक्ट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन एंड अथॉरिटेरियनिज्म एंड expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in true sense। मतलब ये जो एक्ट बनाया गया इससे क्या क्या हुआ, देखिए पहली चीज तो ये है डोमिनेशन एंड अथॉरिटेरियनिज्म। इसका मतलब अथॉरिटी, जो घर है, घर में पहले मर्दों के पास अथॉरिटी हुआ करती थी, राइट। लेकिन ये जो एक्ट है इसकी वजह से क्या हुआ कि अब औरतों को भी अभी इक्वल अथॉरिटी मिलने लगी। देन किसी का भी डोमिनेशन नहीं चलेगा। फिर और भी क्या क्या है, देखिए द डेमोक्रेसी इज मेड मोर इंक्लूसिव। इसका मतलब कि सभी लोग एक साथ आ गए। इंक्लूसिव मतलब सभी लोगों को इंक्लूड किया जाता है अब डेमोक्रेसी में, क्योंकि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि तुम्हें ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, इसलिए सब लोग आ सकते हैं मेन स्ट्रीम में और डेमोक्रेसी में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और अब एक लास्ट पॉइंट है इस सेशन के लिए, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन लोकसभा। मतलब जो कानून बनाए गए उसका इफेक्ट तो दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ईयर 1951-52 है, जो शुरुआती हमारा जो लोकसभा था तब सिर्फ 22 विमेन एमपीज थी। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितनी औरतें थी? सिर्फ 22 औरतें, 22 आउट ऑफ 500 में से सिर्फ 22। और इसका परसेंटेज देखिए 4.5% आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर 22, 31, 29, 28 थोड़ा बहुत बढ़ा, उसके बाद वापस घट गया 1977 में, फिर 1980 में वापस बढ़ गया 28, फिर 43, फिर 29, 39, 40। मतलब ये 20s से अभी 40s में आ रहा है, 43, 49, 45, फिर उसके बाद 50s में आ गया और 2014 में 60s में आ गया। और आपका आज का होमवर्क इतना ही होगा कि आप फटाफट गूगल मारोगे कि 2019 में कितने लोग, कितनी महिलाएं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। और यहाँ पे आप एक ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं कि कैसे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा मींस द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कितनी औरतें हैं वो बढ़ा है इन सालों में, ठीक है। तो आपका होमवर्क तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं को इलेक्ट किया गया था, ये आपको पता करना है। इज इट क्लियर? लैग हो रहा है? लैगिंग? लैगिंग? बाकी लोग? ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास तो खत्म ही हो गई वैसे भी। सो प्लीज दोस्तों, लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो अभी के अभी डाउट्स पूछ लो, ठीक है। और जो दूसरा चैनल है हमारा द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, यार 246 पे पहुंच गया है, 300 पे पहुंचा, 250 पे पहुंचा दो आज के, आज 250 पर। दोनों ही चैनल्स को आज ही 250 पर पहुंचा दो, ठीक है। सो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइबर्स को थोड़ा और बढ़ाइए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड खत्म करें। कोई डाउट है अभी के अभी पूछ लो। कोई अगर डाउट हो तो अभी के अभी पूछ लो। यार इंडिया में कभी 5G आएगा? फिर तो लैग होने का कोई चांस ही नहीं। आया समझ में?
अच्छा, आज शाम को 6 बजे मैथ्स का प्रीमियर होने वाला है, मैथ्स 2 मतलब पाइथागोरस थ्योरम, इसका पार्ट 2 आने वाला है, जिसके अंदर प्रैक्टिस सेट 2.1 पढ़ने वाले हैं आप लोग, तो जरूर देखेगा। और आज रात को 9:30 बजे होगा ज्योग्राफी का प्रीमियर, ठीक है। खत्म करें। अरे बोलो ना, बोलो ना रे बाबा, कोई बोलता ही नहीं कुछ। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।